जय हिंद दोस्तों, आप सभी को डीके स्टडी 24x7 में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो RRBLP CBT1 आज हमारा छठा सेट है जो 26/11/2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। और आपको पता ही होगा कि आज हमारा छठा सेट है। इससे पहले 5 सेट हम करवा चुके हैं और आप लोग भी इसको देख रहे होंगे। तो आप लोग से आप लोग ये ज़रूर करें कि जब भी आप सेट को देखें तो अपना थोड़ा सा पेन एंड पेपर लेकर के बैठे, ताकि हो सकता है कि कुछ आपको लिखना पड़ जाए। और ये तमाम जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ये क्वेश्चन रेलवे 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुआ था वो सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। और अभी जो एग्ज़ाम का दौर जो चल पड़ा है, अभी जो वैकेंसी का दौर चल पड़ा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में वैकेंसी का पूरा बौछार है। और ज़्यादातर वैकेंसी जो बिहार में निकाली जा रही है वो सारे के सारे वैकेंसी बिहार एसएससी के थ्रू निकाला जा रहा है। और बिहार एसएससी का आप सिलेबस अच्छे से जानते हैं कि इसमें 25 साइंस, 50 जीके, 50 रीजनिंग और 25 मैथ पूछा जाता है। तो साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो आएगा वो साइंस से आएगा। और आपको साइंस बिल्कुल कवर करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के बिहार में नौकरी लगेगा, कट ऑफ बनेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये भी किए हैं, रेलवे का फॉर्म आ चुका है, ALP का फॉर्म आया हुआ है, आप भर रहे होंगे, ग्रुप डी भी भरे होंगे, NTPC भी भरे होंगे। तो रेलवे में तो साइंस पूछता ही है। और सवाल एग्जामिनर कहाँ से लाएगा? सवाल जो है एग्जामिनर कहीं ना कहीं यही सब सवाल को रिपीट करेगा। तो जब तक आप एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार ऐसे सवाल से नहीं वाकिफ़ रहेंगे तो एग्ज़ाम में बड़ा मुश्किल होगा सही कर पाना। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप लोगों के लिए पर डे साइंस के एक सेट ला रहे हैं। और आज से एक आर्ट्स का भी सेट आएगा जो 50 क्वेश्चन का रहेगा और इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपके पास पहले पहुंच जाए और आप उसको उसी दिन सेम डे में देख लें। तो आप ये करें, क्योंकि आपको आने वाला एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और आप उस दिन बोलिएगा कि हाँ सर, जो आपने सवाल करवाया वो सवाल एग्ज़ाम में डायरेक्ट टकरे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन सी भौतिक राशि विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय या उपयोग की दर को दर्शाता है? ऊर्जा के क्षय या उपयोग की दर को कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत शक्ति, इसका सही जवाब होगा। आप जानते हैं विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वह होता है वाट। और हम बात करते हैं विभवांतर किसे कहते हैं? तो जब किसी धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर बोला जाता है। और विभवांतर को भी द्वारा सूचित किया जाता है और इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है यह कह रहा है कि एक कार समान दिशा में कार्यतर बल F की क्रिया के तहत दूरी h के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग v के साथ गतिमान है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यानी बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कार्य पूछ रहा है, W पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि W बराबर FS cos थीटा होता है। जबकि आपको ये भी पता है कि अगर जिस दिशा में फोर्स लगाया गया है उसी दिशा में विस्थापन हो तो cos थीटा लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री होगा और cos 0 का मान 1 होता है। तो वर्क बराबर W बराबर FS भी आप बोल सकते हो। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको ये भी पता है कि वर्क का
जो मात्रक होता है वो होता है जूल। वर्ग का मात्रक क्या होता है? जूल। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। तो आप ये भी जान रहे होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। बिल्कुल सही जवाब। आपका सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। यहाँ पर भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तीसरा जो है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। ये गलत है। पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पेट में जो HCl होता है वह होता है एसिड, और जब किसी भी पेट में एसिड बढ़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया है। और जब किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाता है तो वो इनो पीता है। कहने का मतलब है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको बेस मिलाना होगा, जबकि सोडियम कार्बोनेट बेस नहीं है तो आपको HCl को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, और गलत को ही टिक करना था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कौन सा कोशिकांग कोशिकीय द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए चैनल के रूप में कार्य करता है? तब पदार्थों के परिवहन के रूप में चैनल के लिए जो प्रयोग किया जाता है, चैनल के रूप में कार्य करता है, वो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईयर बोलते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं अंतःपराद्रव जलिका। क्या बोलते हैं? अंतःपराद्रव जलिका कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए चैनल का कार्य करता है। और आप लोग जानते होंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक के डॉट जैसी संरचना पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। तो अगर आपसे सवाल ये पूछे कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का संश्लेषण करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंतःपराद्रव जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए लाता है। तो रक्त जो है शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, और वो कहाँ छोड़ने के लिए लाता है? कुपिका में छोड़ने के लिए लाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्बियोली। अल्बियोली इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और हमारा ब्लड जो है शरीर के तमाम हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और अल्बियोली में छोड़ देता है, और अल्बियोली फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुपिका। आप जानते हैं आमाशय। आमाशय आप जानते हैं कि आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में HCl पाया जाता है, फंडिक में रिजु पाया जाता है, और पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है। और यहाँ से 2 तरह का जठर रस निकलता है, जिसको बोलते हैं रेनिन और पेप्सिन। आप ये भी जानते हैं कि रेनिन का प्रयोग जो होता है वो दूध को दही में बदलने के लिए किया जाता है, और पेप्सिन का प्रयोग जो होता है, पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में पचाता है। तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग क्लास में कर चुके हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो इस नेत्र दोष को
इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आपको क्लास में कराया जाता है कि जो लिखता है वो दिखता है, दिख क्या रहा है, दूर की वस्तु यानी दूरदृष्टि दोष है। जो लिखता है वो दिखता है। और दूरदृष्टि दोष कितने नंबर का बीमारी है? 2 नंबर का बीमारी है। तो 2 नंबर के बीमारी को ठीक करना होगा तो 3 नंबर से ठीक करना होगा। और 3 नंबर में आता है उत्तल लेंस। तो आपको दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। और जबकि अगर आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष ये कितने नंबर का रोग है? 3 नंबर का रोग है। तो 4 नंबर का लेंस लगाइए और 4 नंबर में हो जाएगा अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे दूर दृष्टि दोष था तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहता है फेरस सल्फेट को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो आप लोग देखिए कि फेरस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो 2Fe2FeSO4 ये होता है फेरस ऑक्साइड का सूत्र। जब इसको गर्म कीजिएगा तो ये बनेगा, आपको बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। फिर बनता है आपको सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का निर्माण होता है। और फिर जो बनता है SO3 का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म करोगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा। और फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? यानी सेट नंबर 5 आप पीछे देखेंगे, सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 में यही क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन जो सेट 6 में भी रिपीट कर गया। तो देखिए दोस्त, रेलवे है या और कोई भी एग्ज़ाम है तो वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। आप सेट नंबर 5 पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यही सवाल है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 8 में वही सवाल को रिपीट कर दिया गया। तो यहाँ पर आते हैं सवाल पे। तो सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। कौन? हाइड्रा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9, जाइलम ऊतक के कौन सा तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो जाइलम ऊतक जो है जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है और इसमें जो संवहन का चैनल बनाता है वो बनाता है वाहिका और वाहिनिकी। वाहिका और वाहिनिकी के तहत ही जल पादप कोश का जो है वो धरती से जल को सोखता है और ऊपर की ओर ले जाकर के ट्रांसफ़र करता है। अगर आपसे पूछेगा कि जाइलम कौन सा दिशा में कार्य करता है तो अपवर्ड दिशा में कार्य करता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। और जाइलम एक दिशीय कार्य करता है, एक ही दिशा में कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कहता है कि किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रनोदकटी दाब P और क्षेत्र A के बीच संबंध बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा T बराबर P/A होता है। सही जवाब T बराबर P/A, इसका आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों आप लोग को बताया गया था कि दर्पण जब हम पढ़ाए थे तो दर्पण एक खोखला गोलीय दर्पण से बना होता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तथा बाहर वाला सतह पेंटेड हो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है और ये वृत्त का सेंटर है। तो वृत्त का सेंटर जब है
तो इस दर्पण का भी सेंटर हो जाएगा। तो कहता है अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो आपको क्या बताना होगा, दर्पण के सामने। राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के सामने। दर्पण के सामने इसका सही जवाब होगा। और उत्तल दर्पण अगर पूछता तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तथा धंसे हुए सतह को पेंट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का जो वक्रता होगा वो दर्पण के पीछे होगा, लेकिन अवतल दर्पण का वक्रता दर्पण के सामने होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के वक्रता जो होता है दर्पण के सामने। और आपको क्लास में अवतल दर्पण का कई यूजेज बताया गया था। अवतल दर्पण का उपयोग बताया गया था हजामती दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग बताया गया था टॉर्च में, अवतल दर्पण का उपयोग डेंटिस्ट करता है, ईएनटी डॉक्टर करता है, सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है, डिश एंटीना में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का कई प्रयोग करवाया गया था जो सीधे तर एग्जाम में पूछ लेता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन 12 कहता है कि निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। तो ये जो कहा गया है, ये कहा गया है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम में कहा जाता है कि न तो द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता और न ही विनाश होता है। ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है। और आपसे अगर पूछेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो आप बताओगे लेवोजियर। किसने दिया, लेवोसियर कहीं पर लिखता है, कहीं पे लेवोजियर लिखता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम लेवोजियर ने दिया था और इसमें न तो विनाश होता है और न ही तो सृजन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 13 जो है कहता परिवर्तित चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बने होते हैं। तो परिवर्तित चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बने होते हैं, तो मेरू रज्जु। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरू रज्जु। और मेरू रज्जु के इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है जब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रेन है और ये जो रीढ़ है तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलोन, जिसको बोलते हैं मेरुदंड। और इसके अंदर 31 जोड़ा नस पाया जाता है जिसको बोलते हैं 62 नस रहता है जिसको बोलते हैं मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो परिवर्तित चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग से बने होते हैं, तो मेरू रज्जु से बने होते हैं। यानी हमारा ब्रेन मेरू रज्जु और तंत्रिका तंत्र से बना रहता है। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, शरीर का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, तो मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचाता है। तो मेरू रज्जु मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्से के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। और आप ये भी जानते हैं कि मस्तिष्क और मेरुदंड को जोड़ने वाला लंबा भाग मेडुला ऑब्लांगाटा कहलाता है। तो आप ये सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधी पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो पिंड किस प्रकार की गति कर रहा है। आपको क्लास में करवाया गया था कि किसी भी ग्राफ को पहचानने के लिए आपको उस ग्राफ पे 2 पॉइंट लेना होगा। यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। ये कहता है कि एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधी पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। 10 मीटर की दूरी तय करता है, यानी इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और यानी चाल जब बढ़ेगा, मान लीजिए कि ये टाइम है और ये मान लीजिए पोजीशन है, तो समय के साथ वस्तु का पोजीशन यहाँ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर समय बढ़ेगा तो वस्तु का पोजीशन भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि वस्तु गतिमान है। लेकिन जब ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन में बनेगा तो उसको हम लोग पढ़े थे कि एक समान गति है। और जब यही ग्राफ थोड़ा सा कर्व बन जाता तो बोलते कि यह समान गति का ग्राफ है। तो ये क्लास में जो हमसे क्लास किए हैं उनको तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि एक समान गति का ग्राफ ये कैसे है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक समान गति का ग्राफ। क्वेश्चन 15 जो कहता है स्टेनलेस स्टील
स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में और किस धातु को मिलाया जाना चाहिए? तो निकेल और क्रोमियम को मिलाओगे तो लोहा में निकेल और क्रोमियम को मिलाओगे तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा निकेल क्रोमियम और प्लस लोहा मिल जाएगा तो स्टेनलेस स्टील बनेगा। और दोस्त आप जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील का कई यूज है। स्टेनलेस स्टील का यूज क्या है कि स्टेनलेस स्टील में कभी भी जंग वगैरह नहीं लगता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील का बहुत ही बड़ा उपयोग आज के डेट में होता है। और आपसे अगर पूछेगा कि पीतल किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, तो पीतल अगर आपसे पूछेगा कि पीतल में कौन कौन मिश्र धातु है, तो आपको बताना है कि पी से पीतल बनाना है तो पिताजी आप ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? पिताजी। तो पीतल जो बनेगा वो तांबा और जिंक के निर्माण से बनता है पीतल। तो पिताजी से आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे आप समझ लो पिताजी। क्या लिखोगे? पिताजी। तो पी से पीतल जो बनता है तांबा और जिंक से मिलकर के बनता है पीतल। जबकि अगर आपसे पूछेगा कि कांसा जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है, तो कांसा जो बनता है तांबा यानी Cu और प्लस एसन यानी टिन से बनता है कांसा। उसी तरह से अगर पूछेगा कि गन मेटल किससे बनता है, तो कॉपर आप बताइए, फिर आप बताइए जिंक बताइए, और आपको क्या बताना होगा? तो एसन बताना होगा टिन। तो गन मेटल कॉपर, जिंक और टिन के मिश्र धातु है। फिर अगर आपसे पूछेगा कि जर्मन सिल्वर किससे मिलकर के बना होता है, तो कॉपर से, जिंक से और निकेल का मिलाने पर जो बनेगा वो बनेगा आपका जर्मन सिल्वर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। फिर से आपको रिपीट करवा दे। पीतल तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है पीतल। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। गन मेटल तांबा, जिंक और टिन का मिश्र धातु है। और जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। आप कहीं नोट भी कर ले। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कह रहा है कि फ्लेमिंग के बामास्त नियम में माध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो क्लास में कई बार करवाया गया है कि फ्लेमिंग का बामा हस्त का नियम जो है, बामा हस्त के नियम में जो मध्यमा उंगली है ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां पाई जाती है? सबलित पत्तियां जो है क्रोटोन में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा राइट आंसर क्रोटोन, ये इसका सही जवाब होगा। ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जब CO2 को ठोस CO2 रहेगा और उसको एक वायुमंडलीय दाब तक कम करोगे तो ये जो ठोस है ये द्रव अवस्था में ना करके डायरेक्ट किस अवस्था में चला जाएगा? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि ठोस CO2 को दाब को एक वायुमंडलीय तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि स्पैचुला में नेफ्थलीन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? यानी स्पैचुला में नेफ्थलीन को जलाएंगे तो आपको पीली ज्वाला प्राप्त होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आज हमारा सेट नंबर 6 था, और इसी तरह से हम पर डे एक एक सेट लेकर के आ रहे हैं। और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आपको 50 क्वेश्चन का सेट आएगा जो बिल्कुल आर्ट्स रहेगा। और वो जो हम सेट लेकर के आ रहे हैं वो एडिटोरिया का 7500 बुक से लेकर के आ रहे हैं, जो आपको डेफिनेटली बिहार के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा
बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग बढ़िया से पढ़िए क्योंकि बिहार में जॉब